हेलो गाइस, चलिए पॉलिटी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आपको मैंने बताया था कि पॉलिटी के मैं सारे वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा। ये पॉलिटिकल सेकेंड लास्ट या फिर तीसरा चौथा बचा हुआ वीडियो है। यानी इससे पहले मैंने ऑलरेडी लगभग 25 प्लस वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर डाला है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो यू मस्ट वॉच। एंड मैं बता दूं कि अब मैं हिस्ट्री के सेशन को लेके आऊँगा आपके सामने, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, वो सारे पहले ख़त्म करूँगा। वो अगर अच्छे से ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसके बाद ज्योग्राफी के सेशन को लेके आऊँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है मेरे चैनल से बने रहिए और नए नए वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या करना है, बस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप तक समय पर मिलते रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय शासन का यह जो है मतलब व्यवस्था के रूप में उभर के सामने आया, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट, वो जो है वृहद रूप में कार्य नहीं कर पाते हैं। तो उसी को एक छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि विभाजित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का जो है विभाजन किया गया है। आपको पता है कि इसका कुछ इतिहास रहा है कि वो कैसे स्टार्ट हुआ। और चलिए उस सारे बातों को हम लोग धीरे धीरे एक एक करके जानते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल को मतलब अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ ले आपकी तरह। तो देखो, रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का जो है कि मतलब कि प्रथम बार जो है मद्रास में लाया गया था। ठीक है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा प्यार मिला है आप लोगों का उस वीडियो पे। सब ने बहुत अच्छा कमेंट किया है और व्यूज़ भी अच्छे आए हैं, वॉच टाइम भी अच्छे आए हैं। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि उसे ज़रूर देखिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि केंद्रीकरण में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति के पास संपूर्ण पावर होता है, और विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी पावर बढ़ जाता है, यानी विभिन्न व्यक्तियों के पास बढ़ जाता है। तो इसी तरह यहाँ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है, यहाँ पे सभी के बीच में पावर जो है बढ़ जाता है। ठीक है, यानी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक सभी के पास कुछ ना कुछ पावर होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इसका आर्टिकल्स का, तो ये अनुच्छेद 40 में दर्ज है। ठीक है, और इसे 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम लाया गया था। और इसका जो कुछ समितियां हैं जिसके द्वारा इसकी वकालत की गई थी, यानी कि बताया गया था कि कौन सा जो है काम अच्छा है, यानी कि कौन सा पंचायत की व्यवस्था अच्छी होगी, ये एक एक करके आपको जाननी चाहिए। अगर बात करें बलवंत राय मेहता समिति का, यही जो है त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की थी, जो अभी तक चलते आ रहा है। यानी आपको पता होना चाहिए हम लोग का जो पंचायतीय व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। कैसे? तो सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए पंचायत स्तर पे है, उसके बाद ब्लॉक यानी प्रखंड स्तर पे है, उसके बाद जिला स्तर पे है। इस तरह से पंचायतीय व्यवस्था को बांटा गया है। मैं धीरे धीरे बताऊँगा। अशोक मेहता समिति का जो 1977 में आया था, ये दो स्तरीय पंचायत को लाया था, ग्राम एवं जिला, तो याद रखिएगा। और उसके बाद जीवी के राव समिति जो है 1985 में आया था। इसमें जो है केंद्र स्तर पर जो है लागू योजना का विकेंद्रीकरण का वकालत किया था, यानी कि ये जो है कहीं न कहीं केंद्रीय स्तर को ही जो है विकेंद्रीकरण करने की बातों को सामने रखा था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें LM सिंधवी समिति, जो कि 1986 में आया था, उसमें क्या किया गया था, तो संवैधानिक दर्जा की मांग की गई थी पंचायत को, न्याय पंचायत की वकालत की गई थी, त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की गई थी। ये सारी बातों को आपको सामने रखना चाहिए। अगर देखिए कौन कौन मुख्य समिति है, तो नंबर 1 बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आया था, त्रिस्तरीय पंचायतों की वकालत की थी। अगर दूसरा बात किया जाए, अशोक मेहता समिति है जो 1977 में आया था, द्वैस्तरीय पंचायत की मांग की थी। तीसरा अगर बात किया जाए तो जीवी के राव समिति 1985 में आया था, जो केंद्र स्तर पर लागू योजना का विकेंद्रीकरण की वकालत की थी। MN
यानी LM सिंधवी समिति की अगर बात की जाए 1985 के में इसकी आया था। ये सारी मुख्य बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये सारी तो आपको पता है 1957 से लेकर के 1986 तक कहीं न कहीं पंचायत समिति मतलब पंचायत समितियां आपको दिखाई देने लगेगा। यानी कि पंचायत को किस तरह से बांटना है, उनके लिए जो समिति का गठन किया गया था वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन संवैधानिक जो दर्जा मिला है इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में मिला था, जो कि 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ है। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगला अगर हम लोग चले जानने के लिए तो इसमें जो है भाग 9 अनुच्छेद 11 अनुच्छेद 243 से 243 ओ, यानी इसमें बहुत छोटे छोटे अनुच्छेद हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है अनुच्छेद 243 में क्या है, तो ये सारे बातों को आपको अलग से रेफरेंस बुक में देख लेना है ताकि उसे आप 100% कंप्लीट कर लो। मुख्य रूप से जो जो तथ्य होंगे मैं धीरे धीरे प्रेजेंट आपके सामने कर रहा हूँ। त्रिस्तरीय पंच प्रणाली को मंजूरी मिला और 20 लाख से कम जनसंख्या पर 2 स्तरीय जो है प्रणाली रहेगा। यानी 20 लाख से कम जनसंख्या जहाँ होगा वहाँ 2 स्टेज गवर्नमेंट होगा, उससे ऊपर अगर होगा तो 3 स्टेज गवर्नमेंट होगा। ठीक है ना। अब जो है सीटों में आरक्षण की बात की गई, 50% किया गया आरक्षण। यानी पहले जो है मतलब कि महिलाओं में कम आरक्षण दिया गया था, उसके बाद धीरे धीरे 50% किया गया। 50% दैट मीन्स महिलाओं को 113 से कम माने कम से कम 113 सीट मिलेगा, 1/3 सीट से कम नहीं होनी चाहिए। और SC ST की बात की जाए तो उसको जनसंख्या के अनुपात में ही जो है सीट दिया जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया की बात किया जाए तो इसे राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। कार्यकाल 5 वर्षीय है, सेम लाइक एच लोकसभा की तरह। अभिघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव किया जा सकता है। आयु 21 वर्ष न्यूनतम है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पे जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। इस तरह से आप देख लिया। और अगर पंचायत की संरचना की अगर हम लोग बात करें तो मैंने बताया था ग्राम स्तर पे मुखिया होता है, पंचायत स्तर पर प्रमुख होता है और जो है जिला स्तर पर अध्यक्ष होता है। ठीक है ना, जिसे जिला पार्षद भी कहा जाता है। आप देखो यहाँ प्रत्येक चुनाव होता है और पंचायत समिति के प्रमुख का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और जिला परिषद के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होता है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए प्रत्यक्ष चुनाव कैसे, ग्राम स्तर पर विकास योजना क्रियान्वित करने के लिए जो है मतलब कि रणनीति की पहचान की जाती है। और अगर बात किया जाए अप्रत्यक्ष चुनाव के में क्या होता है कि ग्राम के वार्षिक योजना मतलब कि वार्षिक योजना पर विचार विमर्श तथा समेकित योजना पर जिला परिषद में प्रस्तुत करना इनका कार्य है, किसका, प्रमुख का कार्य है। और अगर जिला परिषद अध्यक्ष की बात की जाए तो इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका काम है समन्वय यानी कोऑर्डिनेट और पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजिंग करना। ये सारा बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। सरपंच आपको पता है ग्राम कचहरी यानी फौजदारी एवं दीवानी मामलों को जो है कहीं न कहीं सॉल्व करता है। तो फौजदारी और दीवानी मामला कौन कौन होता है, तो एक में जो है क्रिमिनल यानी कि क्रिमिनल जितने भी हैं फौजदारी में उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को देखा जाता है। दीवानी में छोटा मोटा मसला जो कि घरेलू से रिलेटेड ज़मीन विवाद आदि को देखा जाता है। तो इस तरह से आपने जाना किस तरह से पंचायती व्यवस्था में हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के तथ्यों को पढ़ते हैं। और ये सारे आर्टिकल्स जो मैंने आपको बताया था कि 243 से लेकर के 243 ओ तक ये सारे आर्टिकल्स आपको ज़रूर अपने कॉपी में राइट डाउन करना है और उसे अच्छे से देख लेना है। भाग को ध्यान में रखना है, अनुच्छेद को ध्यान में रखना है। अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो डेफिनेटली जो है आपका पढ़ाई अच्छा भी होगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन आपकी नहीं छूटेंगे। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।